नमस्कार दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत ने अपना शांति बिल पिछले साल दिसंबर में पास कर दिया था। बट अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट भारत ने पास करा है, जिसमें रशिया सबसे बड़ा प्लेयर बन के सामने आ रहा है और यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इसमें पीछे हटती हुई दिख रही हैं। आप देख सकते हैं व्हाई इंडिया न्यू न्यूक्लियर रूल्स कुड फेवर मॉस्को। तो आज के हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का ये शांति बिल रशिया के लिए कैसे फेवर होने वाला है और अब प्राइवेट सेक्टर भी इंडिया के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एंटर कर पाएगा। साथ ही साथ रशिया इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आने वाला है। तो आखिर क्या इंडिया ने नए ड्राफ्ट बनाया है, क्या नए रूल्स बनाए हैं और कैसे रशिया को फायदा होने वाला है, ये सभी बातें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत है डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 18 2025 को इंडिया ने शांति बिल अपना पास कर दिया था, जिसके बाद फॉरेन की कंपनीज को भी ये अलाउंस मिल गया था कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपना हाथ डाल सकती है। इससे पहले होता यह था कि इंडिया ने बहुत ज्यादा हार्ड लॉज बना रखे थे, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज कोई भी इंडिया में वर्क नहीं करना चाहते थे न्यूक्लियर सेक्टर में, क्योंकि इंडिया ने लॉ बना रखा था कि कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से किसी भी तरह का हादसा होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको 100% कंपनसेट वो कंपनी ही करेगी। बट फॉरेन कंट्रीज के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद ये रूल चेंज करा गया, क्योंकि सारी फॉरेन कंपनीज ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे न्यूक्लियर सेक्टर में डालने के लिए फिर इंडिया में, और इसी वजह से ये शक्ति बिल पास हुआ। 2010 न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के बाद ये सारे रूल्स बनाए गए थे कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और उससे कोई डैमेज होता है तो वो 100% वो ही कंपनी लायबल होगी उस डैमेज के लिए। जिसके बाद यूएस, फ्रांस और बाकी के यूरोपियन कंट्री ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और सबने रिजेक्ट कर दिया कि इंडिया में कोई भी काम ना करे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की डील के ऊपर एक तरह से फ्रीज लग गया था। और इसी के बाद जाकर पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ जिसका नाम था शक्ति बिल, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और 49% एफडीआई इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिसमें स्मॉल स्केल पर पावर जनरेशन हो सकती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बन सकते हैं और साथ ही साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर और फ्यूल फैब्रिकेशन अप टू सेफ लेवल। ये सभी चीजें इंडिया के द्वारा अलाउ कर दी गई, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जैसे यूरेनियम और थोरियम की माइनिंग्स नहीं हो सकती, आइसोटोपिक एनरिचमेंट भी नहीं हो सकता और साथ साथ फ्यूल रिप्रोसेसिंग, ये सभी चीजें जिसकी वजह से एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी पे इंडिया की दिक्कत आ सकती है। और इसी चीज की वजह से इंडिया की सेफ लिमिट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब इस शक्ति बिल की वजह से प्राइवेट कंपनी 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, बल्कि इसको 3 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई प्लांट है जो कि 150 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर रहा है तो उसके लिए 100 करोड़ का कैप लगाया गया है, यानी अगर कोई भी डैमेज होता है तो वो कंपनी 100 करोड़ तक ही पैसे दे सकती है। और ऐसे ही जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कंपनसेशन भी बढ़ता जाएगा, और उसके बाद अगर डैमेज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें से डैमेज होने वाले कंपनसेशन को दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कंपनसेशन कम पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी। तो अब कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो ट्रिपल लेयर की उसमें सिक्योरिटी मिलेगी, यानी पहले ऑपरेशनल लायबिलिटी जो कंपनी डैमेज करेगी उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी, उसके बाद फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड, देन सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे वेस्टर्न कंट्री की फाइनली ये बात तो मान ली गई इंडिया के द्वारा, बट इससे वेस्टर्न कंट्रीज का फायदा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि केवल और केवल इसमें फायदा हुआ है रशियन कंपनी का, क्योंकि इंडिया ने इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज लगा दिया है। लगभग 15 साल का प्रेशर देने के बाद इंडिया ने फाइनली ये बिल अलाउ तो कर दिया, बट एक इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दी जिसकी वजह से केवल अकेला प्लेयर रशिया ही इसमें सामने आएगा और बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सभी इस रेस में पार्ट ही नहीं ले पाएंगे। इसमें पहली कंडीशन लगाई गई है कि एसआरएम इंडिया में जो भी कंपनी लगाएगी वो उसकी खुद की कंट्री में ऑपरेशनल होना चाहिए। मतलब कोई भी कंट्री अगर एसएमआर लगाएगी तो उसकी खुद की कंट्री में वो ऑपरेशनल होना चाहिए, और इसमें केवल एकमात्र कंट्री है रशिया, जो कि ऑपरेशनल भी है, सर्टिफाइड भी है और जिसका एक्सपीरियंस भी हाई और कॉस्ट कंपैरेटिवनेस भी हाई है। बाकी कोई भी कंट्री की कंपनी इस चीज को अपनी कंट्री में ऑपरेशनल है ही नहीं, या तो कोई लाइसेंसिंग की स्टेज में है या फिर सर्टिफिकेशन की, बट अभी तक किसी भी कंट्री के पास ये ऑपरेशनल नहीं है। तो इसी वजह से केवल रशिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री बचती है जिसके पास ये चीज एट प्रेजेंट ऑपरेशनल में है। अब ग्राउंड वर्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि महाराष्ट्र इंडिया की फर्स्ट स्टेट होने वाली है जहां पे एसएमआर पावर जनरेशन लगने वाला है, क्योंकि टारगेट ये हो गया है कि आज की डेट में एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि हर कंट्री को एआई की नीड है। अगर एक सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है तो एआई को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से हमें ना चाहकर भी न्यूक्लियर एनर्जी पर रिलाई करना पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसएमआर को रशिया के साथ मिलकर महाराष्ट्र में लाने का अप्लाई भी कर दिया है, जिसको रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वेरीफाई किया है कि ये न्यूज 100% कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं एसएमआर आखिर होता क्या है। दोस्तों एसएमआर होता है कि स्मॉल स्केल पर हम पावर जनरेशन कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, ना कि जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मैसिव होते हैं उनसे। एक छोटा सा प्लांट लगाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा ही क्यों नहीं लगा देते, इससे ज्यादा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इंडिया इस छोटे रिएक्टर से काम क्यों चलाना चाह रहा है? दोस्तों बड़े रिएक्टर को लगाने के लिए एक मैसिव स्पेस चाहिए होता है, रोड मैप तैयार होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। बट एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के लिए बहुत ही कम खर्चे में केवल प्लग एंड प्ले से इस चीज को बनाया जा सकता है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और प्रैक्टिकली भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चीप पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने के लिए इंडिया को केवल 18 करोड़ रुपए पर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए लगता है, जबकि रशिया को 34 करोड़ रुपए। बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट लगता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तो इंडिया के लिए खुद को बनाना ही ये चीप पड़ता है। बट उसके बाद अगर कोई कंट्री सामने आती है तो वो है रशिया, क्योंकि इंडिया अकेला ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में इस चीज को बना लेगा।
इंडिया को ना चाहकर भी किसी और कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसी वजह से इंडिया के बाद अगर कोई किफायती कंट्री सामने आई है तो वो है केवल रशिया, और इसी वजह से रशिया को ये टेंडर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ रशिया की रोस्टम कंपनी अपने इस पावर प्रोजेक्ट को अपग्रेड भी कर रही है, जिसमें जो फ्यूल चेंज की साइकिल है वो 12 से लेकर 18 महीने की करने वाली है रशिया, जिसकी वजह से बार बार फ्यूल चेंज नहीं होगा और रिएक्टर लॉन्ग टर्म तक एक ही फ्यूल पर वर्क कर सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीप भी पड़ेगा। और साथ ही साथ इंडिया का कुदम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी साउथ इंडिया में वर्क कर रहा है, तो इसी वजह से इंडिया इस चीज से ऑलरेडी वर्किंग है और सेटिस्फाइड भी है इसकी सर्विस से। तो इसी वजह से इंडिया ने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के मुंह पर रोक लगाकर रशिया को दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरह से केवल आपको न्यूज को सुनना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।